जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। मेरी एक वीडियो पे एक सज्जन ने कमेंट किया है कि उनकी दो बेटियां हैं जो कि एमकॉम कर रही हैं, एमकॉम कर चुकी हैं, पर उनको 10,000 की भी नौकरी शहर में नहीं मिल रही है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, मैं उनसे मिलने गया था, तो वहाँ मैं उनके घर पहुँचा, रात वहीं रुकना था मुझे। मैं अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, तो रास्ते में मैंने उनसे मिलने का और उनके यहाँ नाइट स्टे का मेरा प्रोग्राम था। तो मैं उनसे मिला, वैसे बातचीत हो रही थी। तो मैंने पूछा, भाभी जी क्या करती हैं? तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे वो एक स्कूल में जॉब करती हैं। मैं उनसे, उनकी वाइफ से मिल चुका था। तो मैं उन्होंने बातों-बातों में कहा कि स्कूल में जॉब करते हैं पर सैलरी बहुत घੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। मैं क्या, कितनी ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸੈਲਰੀ। मैं कहा ਇਹਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? मैं कहा ਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਚ भी महंगी है। कहता, तो मैं ना बड़ा मुंहफट आदमी हूँ इस मामले में, कुछ कुछ बदतमीजी की हद तक मुंहफट हूँ कि मैं स्पष्ट बात, मैं ये मेरे सिर्फ चैनल का नाम खरी खरी नहीं है, मैं अक्सर लोगों को उनके मुंह पे ना बड़ी स्पष्ट बातें कह देता हूँ और कई बार बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाती है। तो मैंने उनके मुंह पे कह दिया, वो उनकी वाइफ नहीं थी पर इतनी इतनी अकल है मुझे। तो मैंने उस अपने मित्र को कहा कि मैंने कहा इसको इसको 10,000 रुपये देते हैं स्कूल वाले। कहते क्यों, ज्यादा है? मैं कहा हो ये तो 3,000 में भी महंगी है तुम्हारी वाइफ। साहब ये बहुत कड़वी सच्चाई है और आप मेरी बात को लाइटली मत लीजिए। मैं पिछले 25-30 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ। हमारे यहाँ जितने भी लोग नौकरी मांगने आते हैं ना, 90% ऑफ देम आर ओवरपेड। वो उस लायक होते नहीं है, पर हमें मजबूरी, शर्मो शर्मी, क्योंकि उससे कम हम उनको दे नहीं सकते, और उससे कम अगर जितना दे रहे हैं उससे कम देंगे तो फिर उनकी सैलरी जो है ना, वो स्कूल में हेल्पिंग स्टाफ के बराबर हो जाती है। तो इससे मैंने कहा यार, अब वो कहते हैं कि सर हमारी सैलरी बहुत कम है। मैंने कहा बेटा इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा है, तुम इतना भी डिजर्व नहीं करते हो। ये आज जितने भी लोग अपने माथे पे अनएम्प्लॉयड का तमगा लगा के घूम रहे हैं ना, प्लीज इस फैक्ट को रियलाइज कर लीजिए कि आप अनएम्प्लॉयड अगर हैं तो आप इसलिए अनएम्प्लॉयड हैं बिकॉज इनफैक्ट यू आर नॉट अनएम्प्लॉयड, यू आर अनएम्प्लॉयेबल। मतलब आपको नौकरी दी ही नहीं जा सकती। कोई चाह के भी आपको नौकरी देना चाहे ना, वो नौकरी दे नहीं सकता। आपको सिर्फ एक काम किया जा सकता है, कोई एक सरकारी नौकरी दी जा सकती है, क्योंकि सरकारी नौकरी में तो कुछ करना ही नहीं होता, सिर्फ मुफ्त के पैसे मिलते हैं। तो आप इनफैक्ट कुछ भी करने लायक है नहीं, इसलिए आप अनएम्प्लॉयड हैं। हां, आप अपनी जिंदगी में अगर एक स्किल भी सीख लें, मैं आज उन लोगों से मुखातिब हो रहा हूं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो खुद को अनएम्प्लॉयड कहते हैं, जो इस बात पे कुड़ रहे हैं, किलस रहे हैं कि हाय हमको सरकार नौकरी नहीं दे रही, या इस देश में हमारे लिए रोजगार नहीं है। भैया इस देश में इतना रोजगार है, आप इस देश के किसी भी एम्प्लॉयर के पास चले जाइए, किसी भी एम्प्लॉयर के पास, वो एक ही चीज से परेशान है, बंदे नहीं है यार, मेरे पास आदमी नहीं है। आप इस देश में किसी भी सैलून में चले जाइए, बाल काटने वाले सैलून में, आप हमेशा देखेंगे कि वहां 2 कुर्सियां लगी हैं पर एक अकेला। उसको भैया कितना नंबर आएगा? बोला भाई साहब 4। अभी 4 लोग और हैं दाढ़ी बाल बनवाने वाले। बोले यार ये दूसरे सैलून में साहब बंदा ही नहीं है कोई। आप किसी वेल्डर के पास चला जाइए, किसी मैकेनिक के पास चले जाइए, किसी प्लम्बर के पास। हम लोग मनाली में रहते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर का कोई काम कराना है ना, तो यू नो मनाली में वेटिंग लिस्ट कितनी है प्लम्बर की? 1.5 महीने की वेटिंग लिस्ट है, तरले करने पड़ते हैं। मेरा एक गीजर खराब हो गया था, छोटा सा गीजर मैंने अपने किचन में लगाया था मनाली में, उसको रिपेयर होने में 1 महीना लगा। क्यों? क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिशियन नहीं मिला पूरी मनाली में। जबकि मनाली इज अ ह्यूज, बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है जहां 30,000 तो होटल्स हैं। पूरी मनाली में आप चले जाइए, सब शेफ नहीं है।
पूरी मनाली में आप घूम जाइए, आपको मालूम है नियरेस्ट हेयर कटिंग सैलून पूरे हिमाचल में, मैं और नीरज जाट, हम लोग घियागी गांव में रहते थे, बाल कटाने के लिए 24 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और 1.5 महीना तक हम बाल नहीं कटा पाए थे। क्यों? क्योंकि नजदीक अगल बगल कोई सैलून नहीं था। ये निकल गया है, ये एक, ओ हो, चलो हो गया, ठीक है, चिपक गया। तो सब मनाली में एक भी सैलून नहीं है उस गांव में, 30 किलोमीटर दूर आपको बाल कटाने जाना पड़ता है। और अभी मैं ये वाली जो दाढ़ी बाल आप देख रहे हो ना, मेरी वाली जो अब की बार मैंने कटाई है, मैं मनाली में गया तो मैंने, वो दुकान कैसी थी मैं आपको बता दूं, खोखा जो होता है ना, खोखा, वो उससे बेटर होता है। देना दे, हाँ दे दो, हाँ ये अलग चिपका दीजिए इसमें। तो जो खोखा होता है ना वो बेटर होता है। इतनी घटिया दुकान उसका, इतना, और वो वीजॉन जो सबसे सस्ती क्रीम है वो रगड़ के दाढ़ी बनाता है तब। और दाढ़ी और बाल बनने का रेट पता है क्या है? 140 रुपए। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भैया 140 रुपए में जलंधर में एसी सैलून में बैठ के हम दाढ़ी बाल बनवाते हैं, और इतना, मतलब इतना जबरदस्त। मैंने कहा तुम्हारे पास फ्रेश टॉवल नहीं है? कहता नहीं जी, टॉवल तो नहीं है फ्रेश। तो मैंने कहा रहने दे भैया, तू दाढ़ी में तो ना, तू खाली मेरी ये मशीन लगा दे और मैं अपने से खुद शेव कर लूंगा, खाली मशीन से मेरी तो 0 नंबर की मशीन लगा दे। ये हालत है हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की। आपके हाथ में अगर कोई भी स्किल हो, और उस सैलून में मुझे कम से कम 45 मिनट वेट करना पड़ा था, और जब मैं उठा हूं ना उसकी कुर्सी खाली करके, तो कम से कम 4 या 5 कस्टमर्स वेट कर रहे थे। क्लाथ नामक कस्बा है जिसमें 2 सैलून्स हैं, मनाली से 6 किलोमीटर पहले है। और ये मैं ट्रू स्टोरी बता रहा हूं आपको। किसी भी स्किल ओरिएंटेड काम में हिंदुस्तान में इतना काम है, परंतु करने वाला कोई है नहीं है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। इसलिए आप और आपकी जान पहचान का कोई भी व्यक्ति अगर अनएम्प्लॉयड बैठा है तो दैट मीन्स ही इज अनएम्प्लॉयबल। उसने कोई स्किल सीखी ही नहीं है। अभी अभी ये जो फोन मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये 5 मिनट इसलिए लेट हो गया कि मुझे मेरे एक मित्र का बनारस से फोन आ गया। बोला जी मैं सीए हूँ, मुझे जॉब। मैंने कहा यार तुम सीए होके या तुम अकाउंटेंट होके भी तुमको जॉब क्यों करनी, किसी की नौकरी क्यों करना चाहते हो? फ्रीलांस काम करो ना। मैंने कहा बनारस में तो इतना काम है, इतना काम है जिसका आप सोच नहीं सकते। मैंने कहा हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिस इंस्टीट्यूशन में हम काम करते हैं, वहां पे हमको अकाउंटेंट्स की कितनी जरूरत होती है, और कितना ज्यादा स्कोप है, और कितने मोटे पैसे कमाते हैं अकाउंटेंट। इसके बावजूद तुम किसी की नौकरी क्यों करना चाहते हो? तो उसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ रेवोल्यूशनरी, कुछ आप मुझे आइडिया दीजिए। मैंने कहा जो सबसे रेवोल्यूशनरी काम इस वक्त जो मुझे मेरे दिमाग में चलता है ना, वो ये कि मोची का काम कर लो। वो राधे श्याम मोची का एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूं। तो मैंने कहा अब तेरे को मेरी बात सुन के बुखार आ जाएगा कि दद्दा जो है मुझे मोची का काम करने को बोल रहा है। मैंने कहा भैया पुराने ज़माने में लोग नॉर्थ स्टार के जूते पहनते थे, 150-200 रुपए के आते थे। आजकल हर लड़का जो ना 6,000-8,000 के नाइकी, रीबॉक, पूमा और उनके जूते पहन रहा है। तो मैंने कहा ये जो इतने महंगे जूते होते हैं ना, इनकी रिपेयर भी बड़ी महंगी होती है, और रिपेयर करने वाले नहीं है इंडिया में। इंडिया में कॉबलर्स की बहुत ज़बरदस्त कमी है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मेरे किसी पिछले वीडियो में कि एनआईएस पटियाला में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो है, वहाँ पे देश भर से खिलाड़ी आते हैं। तो एनआईएस पटियाला के सामने पेड़ के नीचे एक खोखा भी नहीं है, उसने एक खाली बक्सा रखा हुआ है। वहाँ पे राधेश्याम मोची नामक एक आदमी है, वो स्पोर्ट्समैन के जूते रिपेयर करता है, जो स्पेशलाइज्ड जूते होते हैं। जैसे किसी का बास्केटबॉल शू है, किसी का रेसलिंग शू है, तो बास्केटबॉल शू तो 25,000 रुपये का आता है, रेसलिंग शू 20,000 रुपये का आता है। तो ऐसे ऐसे जो महंगे महंगे शूज़ होते हैं उनके रिपेयर करता है, और रिपेयर ऐसे करता है कि आप देख के बता नहीं सकते कि ये नया जूता है या पुराना जूता है।
और एक एक जूते की रिपेयर जो है ना 400, 600, 800 रुपए लेता है, और उसके यहाँ 1 से 1.5 महीने की वेटिंग लिस्ट होती है। प्लस पूरे इंडिया से लोग उसके वो जूते कोरियर से भेजते हैं और वो रिपेयर करके फिर कोरियर कर देता है, और जनरली द वेटिंग पीरियड इज 1 to 2 months। तो लोग मुझसे कहते हैं ना कि यार, मैंने अपने एक मित्र से कहा था, मैंने कहा अपने बेटे से कहो, अपने इंजीनियर बेटे से कहो कि ये काम सीख ले, 6 महीने में आ जाएगा। और इसको भाई, अब किसी भी काम को इंजीनियर या एमबीए या पढ़ा लिखा व्यक्ति करेगा तो और बेहतर ढंग से करेगा ना, उसको तो बहुत बड़ा बिजनेस बना सकता है। पर लोग अरे कहते हैं नहीं, मैं अपने शहर में ये काम कैसे कर सकता हूं। तो अपने मैंने कहा बेटा एक काम कर ले फिर, अपने शहर में वो ईरान में जो शाहजहां का जो तख्ते ताउस था ना, जो सिंहासन था, वो ईरान में पड़ा हुआ है, शाहजहां का था, वो कोई लुटेरा ले गया था। मैंने कहा वो तख्ते ताउस मंगवा ले, वो उस पर हीरे जवाहरात स्वर्ण जटित सिंहासन है वो। मैंने कहा अपने शहर में उस पर बैठ जा और 8-10 हाथी बांध लो अपने दरवाजे पे, और 8-10 दासियां रख लो, वो चंवर डुलाएंगी, क्योंकि अपने शहर में तो तुम्हारी इज्जत होनी चाहिए ना। मैंने कहा भाई छोटा सा काम करना, छोटी सी नौकरी करनी है, उसके लिए आप प्रवासी मजदूर बन के किसी भाई आप अपने घर से निकल गए तो आप अप्रवासी मजदूर हो गए। यदि आप अपने गांव में, अपने शहर में रह के कोई काम करते हैं तो अपने परिवार और अपने घर में रहते हैं। आप वहां से निकले नहीं, आप बेशक 50 किलोमीटर दूर चले जाओ काम करने, अब आप एक अप्रवासी मजदूर बन गए। तो मैंने कहा जिस काम को तुम अपने शहर में कर सकते हो, वही काम जब तुम नोएडा और दिल्ली और मुंबई में जाके करते हो, देन यू बिकम एन अप्रवासी मजदूर। ये फिर से निकल गया। चलो आज इसको इसी तरह काम चला लेते हैं, कल से इसका कुछ और परमानेंट सोल्यूशन ढूंढेंगे, कल इसको पिन से चिपकाएंगे। तो साहब, अप्रवासी मजदूर बन के इस देश में अप्रवासियों की भीड़ और सी ग्रेड सिटीजन बन के क्यों रहना चाहते हो? अपने ही शहर में स्किल डेवलपमेंट करके अपने ही शहर में रोजगार ढूंढिए। इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का यही एकमात्र तरीका है। और अनएम्प्लॉयड होना एक माइंडसेट होता है। एक माइंडसेट वाला व्यक्ति ही अनएम्प्लॉयड होता है, उसके लिए और कोई परिस्थिति दोषी नहीं है। अगर आप बेरोजगार हैं तो इसके लिए आपका माइंडसेट, आपकी सोच जिम्मेवार है। और आपको एक बात और बताऊं, अभी मेरी एक वीडियो पे एक सज्जन ने कमेंट किया कि हमारे देश में तो जी डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है। अच्छा, मैंने कहा तुम, ही वो पंजाबी, अच्छा, मैंने कहा पंजाबी लोग भी अब डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करने लगी। मैंने कहा बड़ी खुशी हुई जी आपकी बात सुन के। आप लोग कब से डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करने लगे? मतलब बिहार के अप्रवासी मजदूरों को हिकारत की नजर से देखने वाले, उनको दुत्कारने वाले, उनको भैया बोलने वाले, उनको देख के नाक पर रुमाल रख लेने वाले लोग आज डिग्निटी ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं। और ठीक फिर वही सारे काम जो पंजाब में आके जो बिहारी लेबर करती है ना, वही जाके कनाडा में करते हो, वही उसी स्टेटस को प्राप्त हो जाते हो, उन्हीं कंडीशंस में जैसे वो यहां रहते हैं तुम वहां रहते हो। और वो तमाम मीनियल जॉब्स वहां करते हो जो तुम्हारे यहां बिहारी करते हैं। यहां बिहारियों को दुत्कारते हो, वहां खुद दुत्कारे जाते हो। और फिर डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते हो, क्योंकि वहां तुम, मतलब यहां जिन कामों को आप बहुत छोटा करते हैं, जिनके बारे में, जिनको लकड़ी से भी छूने की आप सोच नहीं सकते, वो सारे काम कनाडा में जाके करते हो। और हमको लेक्चर देते हो कि हम डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है हमारे यहां। भैया डिग्निटी ऑफ लेबर आपके माइंडसेट के कारण ही तो नहीं है। दास शूज का एग्जांपल दो। यहां जालंधर में एक दास शूज नाम की एक फर्म है साहब, उनके पिताजी आज से कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले जालंधर कैंट में ना जूते बनाया करते थे। आप उनके हाथ के बने हुए जूते अगर देख लेंगे ना, तो वर्ल्ड की कोई बड़ी से बड़ी कंपनी भी उतना शानदार जूता नहीं
बना सकती। मेरे एक दोस्त है जो कि हश पपी और ऐसे ऐसे ब्रांड्स के जूते पहना करते थे 8-8 हज़ार रुपए के। तो एक दिन ना उनको जूता लेना था, उनको जूता पसंद नहीं आ रहा था, मैं बाई चांस उनके साथ था। मैंने कहा यार आओ, आपको मैंने एक नई जगह लेके चलता हूँ। मैं उनको दास शूज की दुकान पे ले गया, जालंधर में, मॉडल टाउन में है। उन्होंने देखा और जब उनकी फिनिशिंग देखी और उनके जूतों की क्वालिटी देखी, और वो और दे मेक टेलर मेड शूज। वो आपके, जैसे किसी का पैर छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का टेढ़ा होता है, किसी कोई फ्लैट फुट्स होते हैं, तो वो आपके लिए ना आपका नाप लेके आपके पैर के अनुरूप। कुछ लोगों को क्या होता है कि एक पैर बड़ा होता है, एक छोटा होता है, एक पैर की शेप अलग होती है, दूसरे की अलग होती है। तो दे मेक टेलर मेड शूज, पहली बात। और दे मेक प्योर लेदर शू। और आप उनको दुनिया का कोई भी डिजाइन दिखा दीजिए, आपने किसी भी डिजाइन का, किसी भी कंपनी का महंगे से महंगा जूता अगर पहना है, आप उनको दिखा दीजिए, वो हूबहू उससे बेहतर हैंडमेड शू। अच्छा, सबसे बड़ी बात है उनके सारे शूज हैंडमेड है। ये आपको मालूम, यूरोप में हर चीज बहुत महंगी बिकती है जो कि हैंडमेड होती है। तो वो जलंधर में दुकान है। ऐसा उनके पास इतना काम है, और उनके जलंधर शहर में 4 बड़े बड़े शोरूम्स हैं, जूते बनाते हैं वो। तो सब स्किल की कदर है। और आप अगर अनएम्प्लॉयड है, अगर आप बेरोजगार हैं, तो इसका मतलब आप अनएम्प्लॉयबल है। आपने दुनिया में कोई स्किल सीखी नहीं, आपने एक फर्जी डिग्री से, एक फर्जी यूनिवर्सिटी से एक फर्जी डिग्री ले रखी है, और उस डिग्री को लेके घूम रहे हैं, और इस हमारे पूरे देश के सिस्टम को कोस रहे हैं। वो सिस्टम जो कि आपने बनाया है, आपके समाज ने बनाया है। आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप स्किल का कोई काम करना नहीं चाहते, आपको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए। और इस देश में रोजगार और नौकरी का मतलब ही सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी है। स्वरोजगार, स्किल डेवलपमेंट नाम की चीज को आप रोजगार मानते ही नहीं। सरकार ने सरकारी नौकरी आपको नहीं दी, इसलिए आपके पास, आप बेरोजगार हैं। और सारा जो इस देश में रोजगार का जितना आग्रह है, वो सारा का सारा सरकारी नौकरी के इर्द गिर्द, जो हमारे देश में जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है ना, वो सरकारी नौकरी के इर्द गिर्द बिल्ड किया जा रहा है। सरकार की यह विफलता है कि वो सरकारी नौकरी नहीं दे रही, जबकि सरकार की यह पॉलिसी है, इस नई सरकार की यह पॉलिसी है कि सरकारी नौकरी किसी को नहीं देनी, बिकॉज वी आर ऑलरेडी ओवर एम्प्लॉयड। हमने ये सरकारी नौकरी का कल्चर इस देश से खत्म करना है। नौकरी अगर होगी भी तो ऑन कॉन्ट्रैक्ट होगी, संविदा पे नौकरियां मिलेंगी, और लोगों से कहो अपना स्वरोजगार करें, अपने लिए रोजगार खुद पैदा करें, नए नए स्टार्टअप्स करें, खुद भी अपने लिए रोजगार पैदा करें, अपने साथ 100 लोगों को रोजगार और दें। तो सब ये जितने लोग, और अगर आप रोजगार की खोज में, इजी मनी की खोज में कनाडा जा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि वो इजी मनी नहीं साहब, दैट इज द हार्डेस्ट मनी पॉसिबल। वो आपको रोबोट की तरह, जब आप रोजाना 18 घंटे काम करेंगे ना परिवार से दूर, तब जाके आप 4 पैसे कमा पाएंगे। और वो 4 पैसे भी इसलिए कमा पाते हैं क्योंकि वहां के करेंसी की वैल्यू ज्यादा। अच्छा, आप एक कल्पना कीजिए कि अगर कनाडा का भी जो कैनेडियन डॉलर है वो 1.5 रुपए का होता, $1 माने 1.5 रुपया, और $20 आपको पर आवर मिलता, तो भी आप कनाडा जाते क्या? अच्छा, आप एक बात बताइए, लोग लोग कहते हैं ना कि कनाडा में जी 4 लाख रुपए कमा लेता है एक स्किल्ड आदमी, 3 लाख रुपए कमा लेता है। राधेश्याम मोची भी कमा लेता है यहाँ इंडिया में। पर राधेश्याम मोची जैसा स्किल्ड बनो तो सही। अगर आपका स्किल डेवलपमेंट का जो स्तर है राधेश्याम मोची जितना है, और आप राधेश्याम मोची की तरह वही सो कॉल्ड सामाजिक माइंडसेट को ब्रेक करते हुए मोची का काम करने को तैयार हैं, और इसको नए ढंग से कीजिए, इसको और रिस्पेक्टेबल ढंग से कर लीजिए। अगर आपको ये रिस्पेक्टेबल काम लगता है तो भैया इस माइंडसेट को तोड़िए। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या इस देश से, और आप इस समाज से, और आपके जीवन से अब चुटकियों में हल हो जाएगी। परंतु आपको एक फ्रेम, आपके जो दिमाग में जो एम्प्लॉयमेंट का फ्रेम है ना, उस फ्रेम के खांचे में सेट होने वाला एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो नहीं मिलेगा साहब। आपको
अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, अपना स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा और अपने समाज में जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपने गांव में भी कनाडा से ज़्यादा पैसा कमा लेंगे और कनाडा से ज़्यादा अच्छी लाइफ जी लेंगे। मैं कनाडा जाने वालों को सिर्फ एक बात कहता हूँ कि जो लाखों करोड़ों लोग 25-50 लाख रुपया खर्च करके कनाडा गए हैं ना, वो लाखों करोड़ों लोग वही 25-50 लाख रुपया खर्च करके और 18 घंटे मेहनत करके अगर हिंदुस्तान में काम कर देना, पिछले 30 साल में जितना काम हुआ है, तो हिंदुस्तान का रुपया भी जो है ना वो डॉलर के बराबर आ जाएगा। तब $1 में ₹1 मिलने लग जाएगा। इसलिए भैया ये एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का जो विमर्श चल रहा है ना कि आपके देश में स्किल, आपके देश में रोजगार नहीं है, रोजगार लेने लायक बनिए। आप अनएम्प्लॉयड नहीं हैं, आप अनएम्प्लॉयेबल हैं। आप एम्प्लॉयेबल बनिए, रोजगार तो आपके पीछे पीछे चल के आएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।